व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होते हैं। हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है कि काम किस तरह से चल रहा है, वो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है इन्फिनेटिव का, दी इन्फिनेटिव। अब जो दी इन्फिनेटिव का टॉपिक है, ये चूँकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको डिफरेंट सीरीज़ के अंदर हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसकी डिफरेंट सीरीज़ है। इससे पहले इसकी एक सीरीज़ थी जिसके अंदर हमने जो है उसे क्या कहते हैं, एडवर्बियल फंक्शन जो है इन्फिनेटिव के, वो स्टडी किए थे। अब ये इसकी सेकंड सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम नाउन लाइक फंक्शन, बल्कि थर्ड सीरीज़ है। पहली सीरीज में नाउन लाइक एंड वर्ब लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव थे। सेकंड सीरीज में एडवर्बियल फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव थे। अब ये थर्ड आपकी सीरीज चल रही है जिसमें हम नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो है स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो इसके फंक्शंस हैं, इसकी फिर आगे आप कह लें कि 3 सब सीरीज हैं, ठीक है। 3 सब सीरीज हैं इन्फिनेटिव फ्रेजेस के फंक्शंस की। तो उसमें पहली जो है, उसके अंदर हमने जो फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो ए थी, उसमें हमने देखे थे इसके जो है, उसको देखा था हमने एज एन एडवर्ब, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो अब सेकंड सीरीज है, उसमें हम इसको देख रहे हैं एज ए नाउन, और जो थर्ड सीरीज होगी उसमें हम इसको एज ए एडजेक्टिव देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम जो है इस सीरीज को। तो इसमें अभी ये जो हमारा नाउन लाइक फंक्शन है और इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसको अगेन हमने सब डिवाइडेड किया डिफरेंट जो है क्लिप्स के अंदर। तो ये अभी इसका पहला पार्ट है, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। ये जस्ट एक आप कह लें कि जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पहला पार्ट। स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू लर्न दैट एन इन्फिनेटिव, अच्छा नहीं, पहले इसको नोट को जरा स्टडी कर लें। फॉर प्रॉपर लर्निंग ऑफ अबव टॉपिक, स्टूडेंट मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज अ फ्रेज। क्योंकि हम इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रेज है ये होता क्या एक्चुअल में। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, मोर ओवर वन शुड आल्सो नो दैट एन इन्फिनेटिव में फंक्शन लाइक एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। जो हमारा इन्फिनेटिव है वो एडवर्ब के तौर पे भी रोल प्ले करता है, वो नाउन के तौर पे भी रोल प्ले करता है, और वो एडजेक्टिव के तौर पे भी रोल प्ले करता है। इसी बेस के अंदर हमने ये जो हमारा फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज है ना, इसकी 3 आप कह लें, यानी ये जो आपकी ये वाली जो सब मेन सीरीज है, उसको आगे फिर हमने 3 सब सीरीज के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। अब ये पहली जो थी, उसके अंदर हमने एडवर्ब जो फंक्शन है, एडवर्ब लाइक फंक्शन जो है उसके इन्फिनेटिव फ्रेज के देखे थे। अभी जो है हम नाउन वाले देख रहे हैं, ये बी, और सी में हम एडजेक्टिव वाले जो इसके फंक्शन है वो देखेंगे। बोथ दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट वीडियोस। हाँ जी, एक ये कि फ्रेज क्या होता है, दूसरी ये वाला जो है एडवर्ब, नाउन एंड जो एडजेक्टिव है, इसके तौर पे ये कैसे फंक्शंस करता है, इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन 2 अलग वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। इन दोनों वीडियोस के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। However, in this particular video, we will focus only on the noun-like functions of infinitive and infinitive phrase। हाँ जी, इस वीडियो में, यानी कि जो भी शुरू हो गया टॉपिक ये वाला, इसमें हम इसका पर्टिकुलरली नाउन लाइक जो है वो डिस्कस करेंगे फंक्शन। तो नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज, student must try to learn that an infinitive phrase like a noun may act as a subject, object and subject complement। जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी रोल प्ले करता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी रोल प्ले करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी रोल प्ले करता है, और इस तरह के और भी चंद रोल्स हैं जो कि नॉर्मली एक नाउन जो है वो प्ले करता है। यानी नाउन के जो फंक्शंस हैं वो हमारा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज एज ए नाउन, तो थोड़ा सा नाउन का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज कर लेते हैं हमारे इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। सिंपली वी मे से दैट अ नाउन इज नेमिंग वर्ड। एक्चुअली जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो नाउन की जगह पे आप नाउन को यूज करते हैं। तो आपका जो नाउन है ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, इस तरह के इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन। और इसी को नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज। एंड इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज अ नाउन
इन अ सेंटेंस व्हेन इट इज यूज्ड एज। हाँ जी, अब ये हम आपको बताने लगे हैं कि ये नाउन के तौर पे कब जो है यूज होता है, कैसे ये नाउन का जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जब ये यूज होता है सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब इन एपोजिशन विद द एंटीसिपेटरी इट। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा आपको ये क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट governed by a preposition in apposition with the noun, जैसे कि हम appositive nouns भी कहते हैं जी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला, इसका ये पहला पार्ट है। इसके जो अगले पार्ट्स हैं वो इसी के बेस पे हमने बनाए हैं। ये इसमें जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड पार्ट में ये वाला बताएंगे, फिर यानी ये 6 पार्ट्स हैं, यानी 6 यूजेस हैं, तो इसके लिए हमने 6 जो हैं वीडियोस बनाई हैं। आखिर में इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके जो है एक ही वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी जो है उसको अरेंज कर दिया गया। आप लोगों की अवेलेबिलिटी है उसमें कि आप अगर इकट्ठा इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वहाँ पे ये आपको इकट्ठा भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जो आपका इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब जो है वो किस तरह से यूज होता है। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो किस तरह से मेन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि नाउन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए लोग हैं उनको थोड़ा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली इसका पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसके अंदर एक तो मैंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा मैंने एक पूरा प्रोसीजर बताया कि हमने इस टॉपिक को एक्चुअली स्टडी करना कैसे है, कैसे इसको हमने प्रिपेयर करना है। देखिए, हमारा सिस्टम चल रहा है, एक प्रोसीजर चल रहा है पूरा इस जो मेन टॉपिक है द इन्फिनेटिव, इसको समझने के लिए। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं पूरे को, तो फिर आपको इस जो मेथोडोलॉजी है, ये जो तरतीब है, उसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो आपको समझ आएगी जब आप इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है जी। तो ये हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इसको ज़रा देखें। टू स्पीक ट्रुथ इज़ मैंडेटरी, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। टू सिंग अ सॉन्ग अगेन विल मेक हर फेमस, गाना गाना उसे जो है मशहूर कर देगा दोबारा से। तो दोबारा से गाना गाना उसे मशहूर कर देगा। अब ये 2 सेंटेंसेज आपके सामने, इसमें ज़रा गौर करें कि यहाँ पे टू स्पीक ट्रुथ, ये क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। टू स्पीक ट्रुथ जो है ये सब्जेक्ट है और इज जो है ये मेन वर्ब है। टू सिंग अ सॉन्ग अगेन, दोबारा से एक गाना गाना। अब यहाँ पे टू सिंग है, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव है, तो ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, अब ये आपका जो मेन वर्ब है उसके सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर यूज हो रहा है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि चूंकि आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो फिर ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है या वो नाउन हो सकता है या वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। It must be kept in mind that an infinitive is generally used as a subject in those sentences where a choice or antithesis is expressed. अच्छा, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि आम तौर पर जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट के तौर पर ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास आपने कोई चॉइस एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वहाँ पे कोई चॉइस आ रहा है या कोई तजाद है, एंटीथेसिस है। जैसा कि यहाँ पे देखें, टू एर इज ह्यूमन, अब यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और ये वर्ब इज का सब्जेक्ट है। इसी तरह टू फॉरगिव इज डिवाइन, अब ये टू फॉरगिव भी इन्फिनेटिव है, ये वर्ब इसका क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे एंटीथेसिस है, ये गलती करना और माफ़ी देना, ये एक तजाद आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव को हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिया। इसी तरह यहाँ पे नीचे भी जो है आपके पास चॉइस है, चॉइस आ गया, टू गो और नॉट टू गो, यानी जाना है या नहीं जाना, तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव यूज हुआ है मेन वर्ब के जो है सब्जेक्ट के तौर पर। टू गो और नॉट टू गो, दैट मस्ट बी डिसाइडेड, जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका ज़रूर जो है वो फैसला होना चाहिए। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को, इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज इन एपोजिशन विद एंटीसिपेटरी
इट कि जो आपका इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव फ्रेज है ये एंटीसिपेटरी इट के अपोजिशन के तौर पर किस तरह से यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो पहला पार्ट है इसको ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में समझाया कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं और ये टॉपिक कैसे समझना है और वो सारा कुछ, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये नोट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको भी एक दफ़ा से स्टडी कर लें जी। तो इट इज़ मोर कॉमन दैट इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड विद एंटीसिपेटरी इट। जो हमारे इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अक्सर ही जो हमारा एंटीसिपेटरी इट है उसके साथ यूज होती हैं। अब एंटीसिपेटरी इट क्या होता है? देखिए, इट जो है लफ्ज़ है इंग्लिश का एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है कि पहले से ही आप अज्यूम कर लेते हैं, कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना, या अभी काम हुआ नहीं होने से पहले ही आपने जो है उसको अज्यूम किया हुआ कि यार इसका ये नतीजा या ये काम होगा, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेशन। तो एंटीसिपेटरी इट का मतलब है पहले आने वाला इट। पहले आने वाला इट क्या है कि मुद्दा जो है बाद में आ रहा है लेकिन उससे पहले जो है इट आ गया उस मुद्दे को, यानी एक्सप्लेन करने से पहले ही जो है इट आ गया, उसे एंटीसिपेटरी इट कहते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। इट विल मेक हर फेमस टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये उसे मशहूर कर देगा क्या? गाना गाना। अब बेसिकली ये सेंटेंस इस तरह से है, टू सिंग अ सॉन्ग विल मेक हर फेमस। टू सिंग अ सॉन्ग विल मेक हर फेमस। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इट विल मेक हर फेमस। अब बेसिकली इट जो है ये किसको किसकी जगह पे रिप्लेस हो गया? ये टू सिंग अ सॉन्ग की जगह पे, यानी इट जो है इट ये किसको रिफर कर रहा है? टू सिंग अ सॉन्ग को। फिर देखें, इस इट को आप छोड़ दें, सेंटेंस इस तरह से है, टू सिंग अ सॉन्ग विल मेक हर फेमस, लेकिन हमने यहाँ पे टू सिंग अ सॉन्ग नहीं लगाया, यहाँ पे हमने इट लगा दिया है। अब इट जो है ये किसको रिफर कर रहा है? टू सिंग अ सॉन्ग को। तो लिहाजा इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एंटीसिपेटरी इट कह रहे हैं। और डेफिनेटली एपोजिशन क्या होता है कि एक ही चीज को आप दो दफा एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट भी बेसिकली क्या है? टू सिंग अ सॉन्ग है, और टू सिंग अ सॉन्ग वो भी वही चीज है। तो लिहाजा ये जो इट है, जो एंटीसिपेटरी इट है, इसके एपोजिशन के तौर पर यहाँ पे क्या आ रहा है? टू सिंग अ सॉन्ग। तो आपको पता है कि एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पे क्या चीज आती है? नाउन आता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लिहाजा नो डाउट टू सिंग अ सॉन्ग जो है ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे ये एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है, यानी कि नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और यही तो हमारा मेन टॉपिक है कि नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्फिनेटिव फ्रेज है उसने एंटीसिपेटरी इट के एपोजिशन के तौर पर रोल प्ले करते हुए नाउन का फंक्शन परफॉर्म किया है। इस सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके जहन में आपको रहनी चाहिए, वो है when such constructions with an anticipatory it are used after a predicate adjective, a for phrase or an o phrase। यानी ये दो phrases हैं, for phrase या o phrase may contain the subject of the infinitive। अच्छा, predicate adjective क्या होता है? यानी ऐसा adjective, एक तो होता है जो noun के बिल्कुल साथ होता है, एक होता है जो verb के बाद में आ रहा होता है, ठीक है, यानी जो predicate का हिस्सा होता है। तो predicate adjective है, उसमें एंटीसिपेटरी इट भी है, एंटीसिपेटरी इट के बाद प्रीडिकेट एडजेक्टिव है, और जो आपकी कंस्ट्रक्शन आ रही है इन्फिनेटिव फ्रेज वाली, तो उसमें जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है उसका सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा उसी सेंटेंस के अंदर, फॉर फ्रेज या ओ फ्रेज के अंदर। इसको फिर समझें कि जब आपकी जो इन्फिनेटिव फ्रेज है या इन्फिनेटिव है, ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है ये एंटीसिपेटरी इट के साथ यूज हो रही है इस तरह से कि प्रीडिकेट एडजेक्टिव भी बीच में आ गया, प्रीडिकेट एडजेक्टिव के बाद में यूज हो रही है। तो जो आपकी इस तरह की इन्फिनेटिव फ्रेज है या इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन जो है, इसका जो सब्जेक्ट है वो आपको उसी सेंटेंस में फॉर फ्रेज के अंदर या ऑफ फ्रेज के अंदर मिलेगा। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इट इज ईजी फॉर हिम टू गो देयर। अब यहाँ पे देखें, ये इट क्या है? ये एंटीसिपेटरी इट है। इज क्या है? वर्ब है। इजी क्या है? ये एडजेक्टिव है। फॉर हिम ये आपका फॉर फ्रेज है, एंड टू गो देयर ये आपका क्या है? ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब टू गो, जाना, जाना किसने है? कौन जाएगा? काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ये हिम है, हिम ने जाना है, उसी के बारे में बात हो रही। तो लिहाजा ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है
इसका सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फॉर फ्रेज के अंदर मिल रहा है। इसी तरह इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू टू मीट मी, इट क्या है, ये एंटिसिपेटरी इट है, ठीक है। वॉज क्या है, ये आपका है वर्ब है। वेरी आपका एडवर्ब है। नाइस क्या है, ये एडजेक्टिव है। ऑफ यू ऑफ फ्रेज है। और टू मीट मी ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो है टू मीट मी ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट कौन है, मिलना किसने है, ठीक है। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, ठीक है, टू मीट मी। तो कौन मिला है मी के साथ, मी के साथ कौन मिला है, यू मिला है। तो लिहाजा टू मीट मी ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसका आपको कहाँ पे मिल रहा है सब्जेक्ट, ये यू जो है ये आपके ऑफ फ्रेज के अंदर है। व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 4th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्फिनेटिव होता है या इन्फिनेटिव फ्रेज वो किस तरह से मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स अगर आप पहली मर्तबा इस टॉपिक को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त वो इन्फिनेटिव का है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और इसको स्टडी करने के लिए हमने इन वीडियोस की जो सब टॉपिक्स हैं इनकी ख़ास तरतीब बनाई हुई है, जिसको फॉलो किए बगैर आप शायद ठीक तरह से इस टॉपिक को समझ ना पाएँ। तो ये तरतीब क्या है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हमने इस टॉपिक को समझना है, तो ये सारी चीज़ें मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। इसी वीडियो के पहले पार्ट के अंदर मैंने डिटेल से ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया गया है। आप वहाँ से देख के लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख के ये सारी बातें समझ सकते हैं। तो चलें जी अभी इस वीडियो के लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा ये तीसरी कैटेगरी है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है हमारा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज, तो वो एक नाउन का रोल प्ले करता है। इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम 2 एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस से। शी मैनेज टू क्लाइंब अप द वॉल, ही डिनाइड टू रिसीव हर प्रपोजल। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपके इन्फिनेटिव हैं और ये जो मेन वर्ब हैं उनके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। जैसे मैनेज है तो मैनेज अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है टू क्लाइंब को, और डिनाई जो है वर्ब सेकंड सेंटेंस में वो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है टू रिसीव को। नेक्स्ट है व्हेन एन इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज आर पैटर्न्स। ये हमें ये तो पता चल गया ऊपर वाले इन 2 सेंटेंसेस से कि जो आपका इन्फिनेटिव है वो चूंकि आपका जो मेन वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो यूज़ होता है, तो इसलिए ये नाउन का रोल प्ले करता है। लेकिन जब ये ऐसा होता है कि जब ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है बन रहा होता है इन्फिनेटिव, तो ये 3 पैटर्न इसके होते हैं, या आप कह लें कि 3 जो कंस्ट्रक्शन इसकी पॉसिबल हो सकती हैं। उनमें से डेफिनेटली 3 में से कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें पहली कंस्ट्रक्शन है वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव एज इट्स ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमने अभी इन 2 सेंटेंसेस में देखा, ये एक कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रक्शन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस टू इन्फिनेटिव है, यानी वर्ब के साथ एक उसका इन्फिनेटिव के अलावा ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव होगा। तो डेफिनेटली जब वो ऑब्जेक्ट के बाद है इन्फिनेटिव तो ये ऑब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा होगा, वर्ब मेन वर्ब का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर आपका बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो ये 3 आपकी पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जब आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो किसी मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। तो अभी हम इन तीनों को देख लेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, इसी को हमने समझना है। इसके 3 सेगमेंट्स हैं ए बी एंड सी, 1 बाय 1 हमको देखते हैं। पहला है जी इन्फिनेटिव आर इन्फिनेटिव फ्रेज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। तो ये पहले हमने इन 2 सेंटेंसेस में भी देख ही लिया है, फिर इसमें एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू प्ले द मैच। अब यहाँ पे लाइक जो है ये वर्ब है और जो है टू प्ले इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वेरी सिंपल। तो सिंस द इन द अबव सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव इज आइडेंटिकल विद द सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, सो अकॉर्डिंग टू द रूल the for phrase along with it which is understood has been omitted from it। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, ये जो आपका सेंटेंस है I would like to play the match, सेंटेंस पे आप गौर करें कि जो आपका मेन वर्ब लाइक है इसका सब्जेक्ट कौन सा है, आई,
और जो आपका इन्फिनेटिव टू प्ले है इसका सब्जेक्ट भी आई ही है, क्योंकि मैं लाइक करने का काम भी आई ही कर रहा है, ठीक है, और मैच खेलना किसने, वो भी आई ने ही खेलना है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि आपका इन्फिनेटिव और आपका जो है मेन वर्ब, इन दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो हमारे पास ये रूल है कि अगर ऐसा हो तो फिर हम जो फॉर फ्रेज है सेंटेंस के अंदर ख़त्म कर लेते हैं, और साथ में जो एक इट होता है, जैसे यहाँ पे आई वुड लाइक इट आना चाहिए, अंडरस्टूड है, लेकिन हमने इसको लिखा नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है रिमूव हो जाता है। यानी कि अगर इस तरह से ना होता, अगर देखें ना, अगर हम इसको लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, ओमिट नहीं करते, जैसे कि सो अकॉर्डिंग टू रूल द फॉर फ्रेज along with it which is understood has been omitted from it, ये हमने रिमूव कर दिया रूल के मुताबिक, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव एंड सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब वर आइडेंटिकल, अदरवाइज अबव सेंटेंस वुड हैव बीन रिटन एज फॉलोड। अच्छा, अगर हम फर्ज करें, हम कहते हैं कि हमने ओमिट नहीं करना, हमने पूरा लिखना है सेंटेंस, तो वो सेंटेंस एक्चुअली इस तरह से होना था, आई वुड लाइक इट फॉर मी टू प्ले द मैच। अब चूंकि फॉर मी और आई एक ही बंदे हैं, इसलिए हमने फॉर मी को खत्म कर दिया, हम रेपिटेशन में नहीं जा रहे, ये रूल है। और डेफिनेटली इट जो है ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो बात क्लियर हो रही है, इसलिए हमारा सेंटेंस फिर एक्चुअल में ये है, आई वुड लाइक टू प्ले दी मैच। नेक्स्ट हमारी बी कंस्ट्रक्शन है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। ये असल में आपका जो ये वाला ए वाली जो कंस्ट्रक्शन है उसी का ये एक सीक्वेंस है। क्यों, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जब इन्फिनेटिव और आपका जो है मेन वर्ब उसका सब्जेक्ट आइडेंटिकल होगा तो क्या सिचुएशन होनी है, और जो आपकी बी कंस्ट्रक्शन है एक्चुअल में हमने उसे इसलिए फॉलो करना है कि जब हमारा इन्फिनेटिव और हमारा मेन वर्ब इनका सब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है, तो ये बी कंस्ट्रक्शन आपकी वहां पे यूज होगी। तो आप कह सकते हैं ये जो बी पार्ट है आपका, ये ए पार्ट का एक तरह से सीक्वेंस ही है। When the object of the main verb is not identical with the subject of the infinitive, then verb plus object plus to infinitive construction हम यूज करते हैं। ये टू infinitive construction जो है ये एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा सेंटेंस के अंदर। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्यूसिटिव विद द इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन, यानी आपका जो है अक्यूस्टिव फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपकी जो इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन चली गई है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रही है। तो सच कंस्ट्रक्शंस में आल्सो बी रिगार्डेड एज ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो ये आपका जो टू इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन है डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रही होगी। हियर इन दीज कंस्ट्रक्शंस ओनली फॉर इज ओमिटेड। हाँ जी, यहाँ पे जैसे हमने इस कंस्ट्रक्शन में देखा है कि हमने फॉर भी ओमिट कर दिया और मी भी ओमिट कर दिया। मी इसलिए ओमिट किया है क्योंकि सब्जेक्ट सेम ही है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सेम नहीं है तो फिर आपको इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट अलग से लिखना होगा और मेन वर्ब के सब्जेक्ट को अलग से मेंशन करना होगा। लेकिन फॉर को आप रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें, आई वुड लाइक इट फॉर यू टू प्ले दी मैच। तो हाँ, यहाँ पे आप जो है फॉर जो है इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन यू आपका जो है वो मेंटेन रहेगा। इसी तरह इट जो है ये भी अंडरस्टूड है, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, लिहाजा आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से हो जाएगा, आई वुड लाइक यू टू प्ले द मैच। लेकिन यहाँ पे हम आई वुड लाइक फॉर मी टू प्ले द मैच नहीं कर रहे, क्योंकि सेम है तो हमने उसको रिमूव कर दिया। आई वुड लाइक टू प्ले द मैच आएगा, इसका मतलब है सेम बंदा है, अपने बारे में वो बात कर रहा है। यहाँ पे आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए उसको भी आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है, आई वुड लाइक यू टू प्ले द मैच। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थर्ड कंस्ट्रक्शन है हमारी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। इन सच कंस्ट्रक्शन वर्ब टेक्स द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव। तो वर्ब के पास बाद ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि नॉर्मली होता है, उसके बाद जो है यानी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नॉर्मली होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, ऐसा इन्फिनेटिव जिसके साथ टू नहीं होता, ठीक है, उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक द इन्फिनेटिव, दीज वर्ब्स इंक्लूड बिड। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं ले सकते अपने साथ, वो कौन से हैं, जैसे कि बिड है, हैव, लेट, हेल्प, मेक, एंड वर्ब्स ऑफ सेंसिंग, यानी जो 5 सेंस वाले आपके रिलेटेड वर्ब्स है ना, जैसे लुक है, हियर है, तो ये मैंने लिस्ट कर दी, इनको जेन में रखें, याद कर लें। जैसे ये अब ये सेंसिंग के वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फील है, टच है, हियर, लुक, सी, वॉच, ओवर हियर, ऑब्जर्व एंड नोटिस वगैरह, ये सारे आपके सेंसिंग के जो हैं वर्ब्स हैं, इनसे रिलेटेड और भी वर्ब्स हो सकते हैं। However, these verbs may take a to infinitive when conjugated with do। जी, इन्होंने नॉर्मली अपने साथ to infinitive नहीं लेना, लेकिन जब इनके ये do के साथ यूज हुए तो फिर ये to infinitive ले सकते हैं। अभी एग्जांपल्स में आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि आई वुड नॉट लेट यू टू गो नहीं आएगा, यहाँ से टू खत्म कर दिया क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, वर्ब लेट। आप देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इन वर्ब के साथ आप टू इन्फिनेटिव नहीं लेंगे, तो आई वुड नॉट लेट यू टू गो नहीं होगा, आई वुड नॉट लेट यू गो होगा। इसी तरह दे हेल्प मी टू डू दैट, हाँ जी, अब डू आ गया तो डू के साथ आप टू यूज कर रहे हैं, दे हेल्प मी टू डू दैट। अच्छा ये देखें ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प, हेल्प के साथ टू इन्फिनेटिव नहीं आ सकता, लेकिन जब डू आ गया तो इसलिए आप ले लेंगे, आई दे हेल्प मी टू डू दैट। अच्छा अगर यहाँ पे अगर डू नहीं होता तो ये टू भी नहीं आना था, ठीक है। ही बेड द स्टूडेंट्स बी साइलेंट, अब यहाँ पे अगर आप इन्फिनेटिव लें तो ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए, ही बेड द स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट, लेकिन चूंकि बेड आ गया यहाँ पे देखें ये बिड मैंने लिखा हुआ ये वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे टू फॉर्म नहीं है, टू इन्फिनेटिव नहीं है। वी सा हिम टू गो आउट, ये नहीं होगा, एक्सक्लूसिव टेंस होगा वी सा हिम गो आउट, क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंस सा आ गया है। वी फेल्ट हिम टू मूव नहीं होगा, वी फेल्ट हिम मूव होगा। आई वॉच्ड अ डॉग टू कम इनटू द हाउस नहीं होगा, आई वॉच द डॉग कम इनटू द हाउस, क्योंकि वॉच जो है आपका ये वर्ब ऑफ सेंस है। अच्छा आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ वर्ब्स मेंशन्ड अबव, few verbs like see, hear, perceive, observe, make, take are to infinitive when they are expressed in passive voice construction। अच्छा यही वाले जो वर्ब है जो अपने साथ टू इन्फिनेटिव नहीं लेते, ठीक है। दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें अपने साथ वो टू इन्फिनेटिव ले लेंगे, एक तो ये है कि जब उनके साथ डू यूज हुआ जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, दूसरा ये कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, इनमें सारे नहीं, जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में अपने साथ टू इन्फिनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि सी, हियर, परसीव, ऑब्जर्व, मेक वगैरह। तो इनकी देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे वी वर मेड टू कोऑपरेट विद अदर फेलोज, अब मेक आ गया तो मेक से मेड है तो यहाँ पे टू आप यूज कर सकते हैं। आलिया वाज ऑब्जर्व टू डू एक्सरसाइज डेली, नवीद वाज हर्ड टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखें जब पैसिव कंस्ट्रक्शन में है तो फिर आप उनके साथ टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। अच्छा कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, सम वर्ब्स लाइक सेलेक्ट, इलेक्ट, नॉमिनेट, चूज, ऑप्ट, क्वेश्चन एंड अपॉइंट मे एक्सप्रेस्ड इन थ्री पॉसिबल कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आप सिलेक्शन का जो है वो सेंस आ रही है आपको, आपने किसी चीज़ को चूज करना है, इलेक्ट करना है, तो उसमें थ्री आपकी कंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपके पास ऑप्शन है, तीनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी, जैसे अब इलेक्ट है तो इलेक्ट को देखते हैं, दे इलेक्टेड हर टू बी देयर लीडर, एक कंस्ट्रक्शन ये है, ये भी ठीक है। दे इलेक्टेड हर एज देयर लीडर, दूसरी कंस्ट्रक्शन ये है, ये भी ठीक है। तीसरी कंस्ट्रक्शन ये है, दे इलेक्टेड हर देयर लीडर, तो ये भी कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक है। ये ज्यादा कॉमन है जो थर्ड वाली है, तो लिहाजा ये जो सिलेक्ट, इलेक्ट, नॉमिनेट वगैरह ये इस तरह के जो वर्ब्स हैं इनकी तीन पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं कि ये टू इन्फिनेटिव भी ले सकते हैं, ये जनाब इन्फिनेटिव है ही नहीं इसमें, एज देयर लीडर ले लिया, और तीसरा है ये इस तरह से ना एज लिया है ना इन्फिनेटिव लिया, तो इस तरह से भी ये कंस्ट्रक्शन हो सकती है। However, it must also be kept in mind that after but and except where infinitive is used, जी ये बड़ी जहन में रखने वाली बात है कि जब आप but यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर या आप accept यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आपने टू इन्फिनेटिव बिल्कुल नहीं लेना। जैसा कि we cannot but to praise him करेंगे तो गलत हो जाएगा, we cannot but praise him, ठीक है। she could not choose बट टू वीप नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। और इस तरह की जो है ना गलतियां दी होती हैं जो आपके करेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेसिफिकली ये जो आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है तो बड़ी क्लोज होता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर गलत कर बैठते हैं। शी कुड नॉट चूज बट टू वीप नहीं होगा, बट वीप होगा। वी हैव डन नथिंग एक्सेप्ट टू प्ले द मैच नहीं होगा, वी हैव डन नथिंग एक्सेप्ट प्ले द मैच। अच्छा इसी तरह मोर ओवर बेयर इन्फिनेटिव इज यूजली यूज्ड आफ्टर सूनर देन एंड रेदर देन, जी तो जो आपके वर्ड सूनर देन है और रेदर देन है ये कहीं पे आ गए हैं तो इनके साथ भी हमने जो बेयर इन्फिनेटिव ही लेना है। जैसे कि आई शैल वॉर्न दो स्टूडेंट्स सूनर देन टू पनिश देम नहीं होगा, सिर्फ पनिश आएगा, यानी टू इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज नहीं होगा। मैंने स्टूडेंट्स को वार्न किया इससे पहले कि मैं उन्हें सजा देता। शी वुड रेदर डाई देन टू यील्ड नहीं होगा, ठीक है ना, शी वुड रेदर डाई देन यील्ड, हथियार डालने से बेहतर है कि वो मर जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे इन शॉर्ट बात ये कि जहाँ पे सूनर देन है, रेदर देन है, उसके साथ आपने टू इन्फिनेटिव नहीं लेना, बट है और एक्सेप्ट है उनके साथ आपने टू इन्फिनेटिव जो है वो नहीं लेना। ये जो आपको वर्ब्स की लिस्ट बताई है
इनके साथ आपने टू इन्फिनेटिव नहीं लेना, एक्सेप्ट के अगर इनके साथ डू यूज हुआ है या ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा ये जो सिलेक्ट इलेक्ट वगैरह हैं, इनकी 3 पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हैं, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। टू इन्फिनेटिव के साथ भी है, उसके बगैर भी है। ले जी, ये हमारा जो थर्ड पार्ट था, ये जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो सकता है। अब हम मूव करेंगे अपना जो फोर्थ है, यानी ये आपका इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर किस तरह से यूज़ होता है, इसको हम स्टडी करेंगे पार्ट 5 के अंदर। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करते हुए नाउन की तरह फंक्शन करता है। नए आने वाले व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम मेनली स्टडी कर रहे हैं टॉपिक इन्फिनेटिव को, ठीक है। तो इसको डिफरेंट हमने वीडियोस के अंदर डिफरेंट सब टॉपिक्स के अंदर अरेंज किया है, इसकी एक तरतीब बनाई है। तो अगर आप उस तरतीब को नहीं समझेंगे तो आप शायद इस टॉपिक को ठीक तरह से ना समझ पाएँ। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है। अभी हम आते हैं सिर्फ इसकी तरफ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ये हमारा 4th पॉइंट है एक्चुअली। ये हमने बात की थी कि ये नाउन के तौर पे जो फंक्शन करता है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज। तो ये सेंटेंसेस देखें, टू हियर इज टू ओबे, टू सी इज टू बिलीव, माई एम इज टू बिकम एन ऑफिसर। अच्छा, अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये पहले 2 वाले क्या हैं, ये आपके इन्फिनेटिव हैं, और ये नीचे वाला इन्फिनेटिव फ्रेज है। अगर गौर से आप देखें तो बेसिकली वर्ब के बाद ये जो आपके अंडरलाइन वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ब से पहले जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी चीज़ जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन ही होता है। तो लिहाजा जब हमारा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो ये देखें, टू हियर इज टू ओबे, यानी सुनना और मानना एक ही बात है। टू सी इज टू बिलीव, देख लेना और यकीन कर लेना। तो यहाँ पे टू बिलीव सी को एक्सप्लेन कर रहा है, टू ओबे जो है ये हियर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह माई एम, एम क्या है, इस बात का जवाब कौन सा दे रहा है, कौन दे रहा है, आपका इन्फिनेटिव फ्रेज दे रहा है, टू बिकम एन ऑफिसर। टू बिकम एन ऑफिसर जो है ये माई एम को ही एक्सप्लेन कर रहा है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने वाली ये है, such constructions may be reversed where infinitives are used both as subject and subject complement। अच्छा, बात जगह पे इस तरह से है कि आपका सब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दोनों ही इन्फिनेटिव होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप उनको जिस तरह से मर्जी लिख लें, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं उनकी तरतीब को, यानी कि जैसे ये है टू वर्क इज टू वर्शिप, ये भी ठीक है। अगर आप इसको रिवर्स कर लें, टू वर्शिप इज टू वर्क, तो इसके मीनिंग भी वही है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो ये रिवर्स हो सकती है, जिसमें इन्फिनेटिव यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये दोनों ही आपके जो है वो इन्फिनेटिव हैं। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक, और इस सिलसिले में हमारी 6th वीडियो है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो हमारा इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है ये एक नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करता है जब ये एज ए यूनिट जो है ये गवर्न होता है बाय अ प्रीपोजिशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। बस हम बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, दी इन्फिनेटिव को। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए हमने इसकी एक ख़ास तरतीब बनाई है। तो अगर आप इस टॉपिक को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको उस तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है, उसे मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसी टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर डिटेल में मैंने बता दिया गया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से आप जाके पहले उसको समझ लें और फिर जो है आप टॉपिक की तरफ बढ़ें जी। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो किस तरह से नाउन के तौर पर फंक्शन करता है। तो उसके लिए हमने ये बताया हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि 6 इसकी जो है सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये नाउन के तौर पर बिहेव करता है, और यहाँ अभी हमारी 5th सिचुएशन जा रही है जिसमें
हम देखेंगे कि जब जो हमारा इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज इसको कोई प्रेपोजिशन गवर्न करती है तो ये नाउन के तौर पर यूज होता है। उसकी वजह ये है कि प्रेपोजिशन हमेशा किसी न किसी नाउन को ही गवर्न करती है जी। तो however in such a situation the preposition is emitted before the to of the infinitive अच्छा, अब ये जो प्रेपोजिशन है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रेपोजिशन जब गवर्न कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये नाउन है, लेकिन होता ये है कि उस प्रेपोजिशन को हम रिमूव भी कर देते हैं। यानी आपका इन्फिनिटिव यूज हुआ है प्रेपोजिशन के बाद तो उस प्रेपोजिशन को हम रिमूव कर देंगे, और बाद जगह पे रिमूव नहीं भी कर सकते। इन दोनों सिचुएशंस को हमने देखना है। पहली सिचुएशन ये है कि हम प्रेपोजिशन को रिमूव कर देंगे टू से पहले। वो तब करेंगे जब जो आपका प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो है वर्ड वो आपका एडजेक्टिव है, तो फिर हम उस प्रेपोजिशन को रिमूव कर देंगे। जैसे वी आर हैप्पी एट टू सी योर प्रोग्रेस, बेसिकली हैप्पी के साथ एट आता है प्रपोजिशन, लेकिन हैप्पी चूंकि एडजेक्टिव है वी के लिए, लिहाजा यहाँ पे हमने एट को रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको जहन में रहे कि एट हमने खत्म कर दिया है। नॉर्मली हैप्पी के साथ जो है जब आप किसी चीज पर खुश होते हैं तो उसके लिए आप हैप्पी एट लगाते हैं, लेकिन वी आर हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस, ये आपका टू सी योर प्रोग्रेस जो है ये रोल प्ले कर रहा है आपका किस चीज का, ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इसे प्रेपोजिशन गवर्न कर रहा है, लेकिन उस प्रेपोजिशन को हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो बेसिकली किसी चीज़ के बारे में अफसोस करना, जब आपने किसी को तंग किया है या कोई आपने उसको हर्ट किया तो सॉरी अबाउट लगाते हैं। तो यहाँ पे अब सॉरी अबाउट जो ये अंडरस्टूड है, लिखा हुआ नहीं है, इम्प्लाइड है। तो अब यहाँ पे सॉरी अबाउट है और अबाउट चूंकि प्रपोजिशन है तो इसको जनाब ये आपका गवर्न कर रहा है टू डिस्टर्ब यू को, तो लिहाजा ये आपका क्या है, ये नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। और ये जहन में रखना है कि हमने अबाउट को खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन को ओमिट कर दिया। वी आर वेरी एंशियस, फॉर आता है तो फॉर हमने रिमूव कर दिया। आगे हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है टू गेट द ट्रेन इन टाइम। अच्छा, अब हमने देखना है कि कहाँ पे हम प्रेपोजिशन को रिमूव नहीं करेंगे। But it must be kept in mind that if a preposition is preceded by a verb rather than adjective, it must be expressed। यहाँ पे जो आपका preposition है, यानी ये at से पहले happy है, about से पहले sorry है, far से पहले anxious है, तो ये सारे adjective words हैं, तो फिर आप इसको रिमूव करेंगे। लेकिन ये verb के बाद आ रहा है, preposition verb के बाद आ रहा है, तो फिर आप preposition को लिखेंगे। जैसा कि to be pleased at this occasion is out of logic। अब यहाँ पे at है, क्यों लगाया, क्योंकि please यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है। इसी तरह आई कुडंट प्रिवेल अपॉन हर टू कन्विंस हर फॉर द जॉब। अब अपॉन यहाँ पे प्रपोजिशन आ गया, क्यों, क्योंकि अपॉन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो इसलिए हम रिटेन करेंगे प्रपोजिशन को, यानी हम उसे ओमिट नहीं करेंगे, उसको रखेंगे। इसी तरह वी रिलाई अप ऑन यू टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हमने ऑन लगा दिया है, ठीक है, उसकी वजह ये कि ऑन से पहले जो है अब रिलाई आ रहा है। वैसे रिलाई अप होता है, लेकिन चूंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि अब रिलाई अप ऑन, ये दो प्रेपोजिशन को आप इकट्ठा नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम ये आपको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली लिखा हुआ नहीं है हमने आपको, लेकिन ये आपके मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे भी आप जो है वो अंडरस्टूड है, वी रिलाई ऑन यू टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे चूंकि प्रेपोजिशन ऑन से पहले वर्ब है, इसलिए हमने ऑन को खत्म नहीं किया, और ये ऑन जो है ये आपके गवर्न कर रहा है इसको, इन्फिनिटिव को, तो लिहाजा यहाँ पे आपका जो इन्फिनिटिव है ये एक नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 7th और लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब हमारा इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये नाउन के एपोजिशन के तौर पे यूज होता है, तो ये एक नाउन का रोल प्ले करता है। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं, हम ये व्यूवर्स स्टडी कर रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इन्फिनिटिव, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए हमने इसकी एक मखसूस तरतीब बना रखी है। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपके लिए उस तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे ठीक तरह से। तो उस तरतीब के बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा।
इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि काम किस तरह से करना और ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। अभी हम बात करते हैं कि हमारा इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो नाउन के एपोजिशन में किस तरह से यूज़ होता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो नाउन के एपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रही है उसे हम अपोजिटिव नाउन्स कहते हैं। अच्छा, एपोजिशन से मुराद ये है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, जैसे एक ही चीज़ है तो उसका दोबारा से जिक्र हो रहा है, यानी चीज़ एक ही है, उसका जिक्र 2 दफ़ा हुआ है, लेकिन दोनों दफ़ा थोड़ा सा अलग जिक्र हुआ है। लेकिन रिफर जो है वो एक ही चीज़ को किया जा रहा है, यानी एक सेंटेंस के एक हिस्से में एक लफ्ज़ है, वो एक चीज़ को रिफ़र कर रहा है, दूसरे हिस्से में कोई दूसरा लफ्ज़ है लेकिन रिफ़र उसी चीज़ को कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका एक दूसरे के वो एपोजिशन में यूज़ हुए। अब यहाँ पे देखें, आई वॉन्ट ओनली वन थिंग टू बी लेफ्ट अलोन, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखें, देयर इज ओनली वन थिंग आई कुड नेवर डू, कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स। अब यहाँ पे ये जो आपका नाउन है वन थिंग, ठीक है, वन थिंग, ये वन थिंग क्या है? टू बी लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ा जाना, यानी टू बी लेफ्ट अलोन और वन थिंग ये एक ही चीज है, ठीक है ना। यानी आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, मैं एक चीज, सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। कौन सी चीज चाहता हूँ? टू बी लेफ्ट अलोन, अकेला रहना या मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ पे वन थिंग और टू बी लेफ्ट अलोन, बेसिकली वन थिंग क्या है? अकेला छोड़ना। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या है? ये एपोजिशन में एक दूसरे के। अब वन थिंग क्या है? ये नाउन है, और ये जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है टू बी लेफ्ट अलोन, ये यूज हो रहा है नाउन के एपोजिशन के तौर पे, तो हम इसे पॉजिटिव नाउन कहेंगे, तो लिहाजा ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है। अब वन थिंग आपका नाउन है, तो ये कह रहा है जो कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स, ये उसी को एक्सप्रेस कर रहा है, वन थिंग को। जैसे देयर इज ओनली वन थिंग आई कुड नेवर डू, सिर्फ एक ही चीज है जो मैं नहीं कर सकता, वो चीज कौन सी है? कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स। तो ये वाला जो नाउन है वन थिंग और कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स, बेसिकली एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं, एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, ये दोनों एपोजिशन में यूज हुए हैं। तो ये आपका नाउन है, सॉरी यहाँ कैरी टू कैरी लगेज टू अपस्टेयर्स आएगा यहाँ पे जो है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस कैरी लगेज भी अगर आप कर लेंगे तो बात फिर भी वही है। यहाँ पे आप समझ लें कि आपने टू जो है उसको अंडरस्टूड कर लिया, इम्प्लॉयड कर लिया, आपने इसको यूज नहीं किया, तो कर भी लें तो इट्स ओके। तो बेसिकली ये आपका जो इन्फिनिटिव फ्रेज है ये यहाँ पे इसके एपोजिशन के अंदर यूज हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे ये नाउन के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। और हमारा टॉपिक भी यही था कि हमने ये देखना था कि नाउन के तौर पर जो है ये किस तरह से फंक्शन करता है, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज। तो उसमें डिफरेंट हमने देखी थी सिचुएशन। तो ये हमारी छठी सिचुएशन थी, 6। उसके बारे में पहले वाले टॉपिक्स जो वीडियो है उसमें हमने 5 सिचुएशंस को पढ़ा, और अब ये हमारी 6 जो है ये सिचुएशन है। और इसमें हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि किस तरह से जो है इन तमाम सिचुएशंस के अंदर, यानी ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हुए आपका जो इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज है ये नाउन की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स, हम ये जो सीरीज स्टडी कर रहे हैं इसमें मेरी बी सीरीज थी, जिसमें हमने ये देखना था कि आपका जो है फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज में कि ये आपका जो एडजेक्टिव है ये नाउन के तौर पे किस तरह से, सॉरी, ये आपका जो इन्फिनिटिव है ये नाउन के तौर पे किस तरह से परफॉर्म करता है। ये हमारी सीरीज अभी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सीरीज उसमें हमने देखना है कि हमारा जो इन्फिनिटिव फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो उस सीरीज का फिर नाम होगा फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज, वो सी हो जाएगी। ए में हमने देखा था कि एडवर्बियल फंक्शंस थे, हमने देखे थे इन्फिनिटिव फ्रेज के, इन्फिनिटिव के। बी सीरीज ये चाह रही है जिसमें हमने नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज देखे हैं। और उसके बाद होगी हमारी सी सीरीज, जिसके अंदर जो नेक्स्ट सीरीज है उसके अंदर हम एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिवल फंक्शंस जो हैं हमारे जो है इन्फिनिटिव, उसको कंसल्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ को देख लेने के बाद आपका जो ये वाला जो टॉपिक है कि नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।